मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। आज आप नावल सबील के सेकंड पार्ट की नेक्स्ट एपिसोड सुनेंगे, जिसकी तहरीर उम्मे उमैर की है। चले चलते हैं कहानी की तरफ। ओए शाहजेब, इस ट्रक को देख यार, सुभान चिल्लाया। सुभान साहब, आप परेशान ना हो, अपना काम जारी रखें। वो नजरें शाहराह पर जमाए स्टीयरिंग व्हील को मजबूती से थामे फुर्ती से बाएं जानिब हल्का सा स्टीयरिंग व्हील घुमाकर करीब आते ट्रक को महफूज कर चुका था। सुभान साहब, सामने से अंस साहब के साथ नफरी पहुंच चुकी है। मतलूब चिल्लाया, अल्हम्दुलिल्लाह, आज इन गंदे अंडों को यहाँ से निकल नहीं देना है। मुश्तबा अफराद की गाड़ी के पीछे दोनों पहिए मुकम्मल तौर पर नकारा हो चुके थे। बड़ी गाड़ी और फिर पुल पर होने की वजह से इनमें से कोई भी भाग निकलने में कामयाब ना हो पाया। शाहजेब, इन मुजरमों को कट मार के गाड़ी इनके सामने ले चल जरा। साहब, अगर इनके पास असला हुआ तो? मतलूब थोड़ा झिझका। तो हमें सरकार ने बंदूकें किस लिए दी हैं? मतलूब खून जवान है या फिर कुछ और? सुभान ने बोला और बंदूक ताने एक लम्हे की ताखीर किए बनाए ड्राइवर के सर पर जान खड़ा हुआ। शाहजेब, मतलूब के पहुंचते ही अंस भी अपनी नफरी समेत इनके सर हो गया। तमाम शोर में हाथ ऊपर करते हुए एक स्किन की ताखीर किए बिना गाड़ी से निकल आओ। हनीफ, मतलूब, शाहजेब, बशीर और रशीद गाड़ी को हिरासत में लेकर तलाशी शुरू कर दो। सुभान तो ड्राइवर को हथकड़ी समेत डाले में डाल दे। और चल, सीधा होकर खड़ा हो जा। गाड़ी को जहाज समझ बैठा था क्या? और फिर जुर्म की इंतहा तो देखो जरा, पुलिस के ऊपर गोलियों से हमला। साहब, गलती हो गई, माफ कर दे, मैं बेकसूर हूँ। मेरा आज काम पर पहला दिन था। मुझे मालिकों ने जिम्मेदारी सौंपी थी कि सवारियों को एक से दूसरे शहर लेकर जाना है। मुल्जिम ड्राइवर हाथ बांधे जारो कतार रो रहा था। और तुम नन्हे काके हो, जब तेरी गाड़ी में बेदरेक असला चलाया जा रहा था तो उस वक्त तूने मना क्यों नहीं किया? वो तो बदस्तूर गाड़ी को दौड़ाई चले जा रहे थे। पुत्र कानून के हाथ लंबे हैं, तेरा पाला आज अंश सोबान से पड़ा है, लिहाजा संभल कर कदम उठाओ। साहब, बंदूक वाले आदमी ने मुझे धमकाया था, अगर मैंने इसकी बात ना मानी तो मुझे गोली से उड़ा देगा। साहब, मैं गरीब बंदा हूँ, मुझे जाने दे। अभी टसवे ना बहाओ, थाने चलकर तेरे सारे गत्ते छट्टे खुलकर सामने आ जाएंगे। मतलूब बाकियों को भी ले आओ यार। साहब, गाड़ी में नौजवान दो शीजाएं मदहोश पड़ी हैं, इनका क्या करना है? अंश, दो शीजाएं तेरे हवाले। क्या बक रहे हो कमीने? अंश ने खफत से सोबी को घूरा। मोहतरम व मुकर्रम अंस साहब, मेरा मतलब है जनाना नफरी को बुलवा कर लड़कियों को इनके हवाले करें ताकि थाने में तहकीकात शुरू की जा सकें। साहब, लड़कियां तो बेहोश पड़ी हैं, शाहजेब ने इस्तफसार किया। यकीनन इन्हें नशावर शराब पिलाई गई होगी या फिर किसी और नशे से इन्हें मदहोश कर दिया गया होगा। शाहजेब, बिना छोटे इनकी गिनती बताओ। हंस ने गाड़ी के करीब से हुक्म जारी किया। साहब, 10 से 12 लड़कियां हैं और सभी सफेद यूनिफॉर्म में मलबूस हैं। शाहजेब ने गाड़ी से छलांग लगाते ही हाँक लगाई। अंस ने सर झटका और बाकी सबूत इकट्ठा करने के लिए गाड़ी को अकबी हिस्से से खोल दिया। हनीफ, बाकी तमाम मुलजमों को मंजिल मकसूद तक पहुंचाओ। सुभान साहब, आज आपके इस कारनामे पर एक दावत तो बनती है, और वैसे भी सुना है कि आप आज निकाह के बंधन में दोबारा बंधने जा रहे हैं। मतलूब और हनीफ, अभी दोनों अपने पीले दांतों की नुमाइश से बेहतर है अपनी जिम्मेदारियों को निभाओ। शाहजेब से रहा ना गया तो बोल पड़ा। शाहजेब, तुम्हें इनके पीले दांतों की फिक्र है तो कल इनके लिए मिसवाक का बंदोबस्त तेरी जिम्मे रहा। साहब, मैं तो मिसवाक ले आऊंगा, इनसे इस्तेमाल करवाना आपकी जिम्मेदारी है। जी बिल्कुल, मैं इधर मिसवाक करवाने के गुर सिखाने के लिए आता हूँ। नालायको, मुझे इतना हल्का लेते हो? अरे नहीं साहब, आप तो दिल पर ले गए हैं। आपके बिना तो नफरी उदास थी, शुक्र है आप काम पर वापस लौट आए हैं। हाँ हाँ, मैं तो जैसे तुम सबको लोरियां देता हूँ। साहब, आपकी मौजूदगी लोरियों से कम नहीं। बस बस, अब मस्के नहीं लगाओ। जरा नफरी के साथ मिलकर लड़कियों को थाने पहुंचाने का बंदोबस्त करो। जो हुक्म साहब, मगर दावत वाली बात ना भूलिएगा। मतलूब ने दीदा दिलेरी से फरमाइश कर डाली। ठीक है, कल पकौड़ों वाली कड़ी और नान मेरी तरफ से। सोबान, अस ने मायने खैर नजरों से सबको घूरा। तुम साहब यहाँ पर पिकनिक मनाने आए हो क्या? साहब, हमने जान पर खेल कर खतरनाक मुजरमों को पकड़ा है, थोड़ा बहुत इनाम तो बनता है ना। तुम सबका इनाम यह है कि नई आने वाली गाड़ियों पर नजर रखो। साहब, अभी तो सांस भी नहीं ली। हनीफ ने उदास होते हुए कहा। दौरान ड्यूटी सांस नहीं बल्कि काम किया जाता है। काम के बाद जो चाहो कर लेना। अंस ने पेशा वराना अंदाज में सबको जिम्मेदारियां याद दिलवाई। साहब, जो चाहो से क्या मुराद है? मतलूब ने इस्तफार किया। जो चाहो से मुराद है ना कि सीध खर्चाना और चैन की नींद सोना। सोबी, तेरे काम पर लौटते ही ये सब लाडले बन गए हैं। सुबह जो कि अपना फोन निकाल कर मैसेजेस में मशगूल था, फौरन अंस की तरफ मतवज्जा हुआ। अंस, तुमने कुछ बोला है क्या? जी मुहर्रम व मुकर्रम कमांडो साहब, ये खता मुझसे ही सरजद हुई है। अभी सब अपने अपने नाकों की तरफ 9-2-11 हो जाओ। अंश तो हकीकतन नफरी के साथ जालिम सास वाला रवैया रवा रखता है।
ہاں تم ادھر سکی خالہ والا رویہ رکھنے کے لیے حاضر خدمت جو ہو، سب کو کام سونپنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ جناب انس صاحب، میری ڈیوٹی ٹھیک 1 گھنٹے بعد ختم اور آپ کی شروع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ تو نے میرے ساتھ یہی کرنا ہے۔ خیر مجھے کر پیارے، کیا یاد کرے گا کس فراق دل سے پالا پڑا ہے۔ اس نے دانت پیس کر سبحان کو اجازت دے دی۔ ویسے گھر میں سب خیریت ہے نا صوبی؟ صبح سے تو کوئی رابطہ نہیں ہوا، لینا کا پیغام وغیرہ بھی نہیں آیا۔ شاید عبدالنافع کے ساتھ مصروف ہوگی۔ چل تو ایسا کر، اب گھر کے لیے نکل جا، میں سب سنبھال لوں گا۔ بس ابھی تھانے سے زنانہ نفری پہنچنے والی ہے، باقی سب تو قابو میں ہے الحمدللہ۔ آنس تیری یہی فراق دلی والی ادائیں جان لیوا ہے، جیتا رہا شہزادے۔ ہاں بس اب زیادہ مکھن نہ لگا اور کل سب کی دعوت کا بندوبست کر کے آنا۔ صبح نے سب کو الوداعی کلمات بول کر گھر کی راہ لی، جہاں پر اس کی نئی نویلی بھولی بھالی دلہن اس سے قطن بے خبر گھر میں بیٹھی تھی۔ سینا دن میں بار بار فون کر کے باخبر رکھتی تھی، جبکہ علینا تو بالکل مختلف ثابت ہوئی۔ وہ گھر لوٹا تو چاروں طرف مکمل سناٹا چھا چکا تھا۔ دبے پاؤں کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا وہ کم عمر لڑکی کمبل میں لپٹے بھانجے کو سینے پر لٹائے بے خبر سو رہی تھی۔ چند لمحوں کے لیے سبحان کا دماغ سینا پہ چاٹ کا، جب وہ اس کی گھر واپسی کے انتظار میں گھڑیاں گنتی رہتی تھی اور اس کے گھر داخل ہوتے ہی اسے بچوں کی طرح جالی پڑتی تھی۔ آج آپ 5 منٹ کی تاخیر سے پہنچے ہیں۔ سبحان کی آنکھیں نم ہونے لگیں تو فوراً رگڑ ڈالی اور خاموشی سے الماری کھول کر اپنا لباس نکال کر واش روم کا رخ کیا۔ تازہ دم ہو کر نکلا تو علینا ابھی بھی اسی حالت میں تھی۔ جی چاہا عبدالنافع کو اٹھا کر بستر پہ لٹا دے، مگر پھر علینا کے رد عمل کا سوچ کر خاموش ہو گیا۔ ہو سکتا ہے اسے میرا یوں اس کے قریب جانا اچھا نہ لگے تو پھر مسئلہ بن جائے گا۔ چل سبحان جا کر کھانا گرم کر لے۔ وہ دبے پاؤں کمرے سے نکلنے کے لیے پلٹا تو ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی دودھ کی خالی بوتل دھرم سے نیچے فرش پر آن گری۔ اور تیری خیر، کون؟ علینا یکدم تڑپ کر بڑبڑائی۔ وہ میں ہوں علینا۔ وہ بوتل ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ کر بستر کی جانب بڑھا۔ آپ عبدالنافع کو بستر پر لٹا دو، تھک جاؤ گی۔ نہیں یہ سو نہیں رہا تھا، اس لیے میں نے اسے اپنے اوپر لٹائے رکھا ہے۔ اچھا اب میں اسے دیکھتا ہوں، آپ دوسری طرف لیٹ جاؤ۔ وہ پائنی پر ٹک گیا۔ چلے میں آپ کے لیے کھانا گرم کرتی ہوں۔ کچی نیند سے بیداری پر اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھی۔ علینا آپ آرام کرو، میں خود کھانا گرم کر لوں گا۔ آپ مجھے بہت تھکی لگ رہی ہو۔ جی عبدالنافع نے سارا دن بہت تنگ کیا ہے، سو نہیں رہا تھا۔ میں دن کا بیشتر حصہ اسے اٹھا کر گھومتی رہی ہوں۔ وہ گردن کو دبائے ہوئے دائیں بائیں گھمانے لگی۔ سبحان کو اس کی بے آرامی اور شرمندگی ہونے لگی۔ آپ اجازت دیں تو کیا میں آپ کی گردن دبا دوں؟ جی؟ علینا نے حیرت انداز سے اس کو دیکھا۔ نہیں میرا مطلب وہ نہیں تھا، گردن دبانے سے مراد پٹھے اور کندھے، سامنے سے گردن دبانے کا نہیں بولا تھا۔ سبحان نے فوراً وضاحت پیش کی۔ او اچھا اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ دھیمے لہجے میں لاپرواہی سے بولی۔ میں نے نیند پوری کر لی ہے تو میں خود سے ٹھیک ہو جاؤں گی۔ اور پھر وہ پاس لیٹے بھانجے کا سر سیدھا کرنے لگی۔ آپ کو پتہ ہے امی اور آپا نے اس کے سر کی خاص تنبیہ کی ہے کہ لمبا نہ ہونے پائے۔ او اچھا، سبحان نے ہاں میں ہاں ملائی۔ سر گول کیسے ہوگا؟ نہ چاہتے ہوئے بھی پوچھ بیٹھا۔ اگر یہ سیدھا لیٹے گا تو سر گول رہے گا، اور اگر دائیں بائیں گھمائے گا تو پھر کوئی نئی گارنٹی نہیں۔ میں نے آج تک آپا کو صاف بتا دیا ہے۔ سبحانوں کو سمیٹے ہوئے اس اہم مسئلے کا تذکرہ کرنا نہ بھولی۔ سبحان نے اس کی معصومیت پر ہنسی دبائی۔ عبدالنافع آپ کو بہت تھکا دیتا ہے، مجھے اس بات کا احساس ہے۔ ارے نہیں میں تھکتی نہیں ہوں، بس ایسے ہی شاید کل کے سفر کی تھکان ابھی بھی باقی ہے۔ آپ نہا کے آئے ہیں اور مجھے خبر بھی نہیں ہو رہی؟ وہ ایک دم سے حیران ہوئی۔ جی میری عادت ہے، کام سے آتے ہی نہاتا ہوں۔ پتہ ہے یہ عادت بہت اچھی ہے، امی ہر وقت ہمیں بھی اسکول کالج سے واپسی پر یا پھر صبح جانے سے قبل ہر وقت نہانے پر اکساتی رہتی تھی۔ شکر ہے اب میری مرضی، جب مرضی سو کے اٹھوں اور جب جی چاہوں نہاؤں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی زبان کا کہہ چھوٹ گیا۔ آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ مجھے آپ کی اس معصوم خواہش پر ہنسی آ رہی ہے کہ بھلا کون اپنی مرضی سے نہانے پر اس قدر خوشیاں مناتا ہے۔ آپ نہانے کی بات کرتے ہیں، امی تو میری کنگھی کرنے پر بھی 100 عیب نکالتی تھی۔ کنگھی کو ایسے نہیں ویسے پکڑو، پہلے نیچے سے اٹک نکالو پھر اوپر سے کنگھی شروع کرو، مانگ درمیان میں سے نہیں بلکہ ایک طرف سے نکالو ورنہ سر کے درمیان میں سے گنجی ہو جاؤ گی۔ تو اپنے دھن میں تمام تفصیلات سبحان کے کچھ گوش گزار کر رہی تھی، جبکہ سبحان کا اپنی ہنسی کو دبانا مشکل ہو رہا تھا۔ رانی میں اللہ کی قسم اٹھا سکتا ہوں کہ میں کسی نازین شیرنین کو نہیں جانتا۔ تم کیوں پاگل ہو رہی ہو؟ تو پھر آپ اس کی باہوں میں کیسے جھول رہے تھے؟ استغفر اللہ، اللہ کا خوف کھاؤ رانی۔ میں اور کسی نام محرم لڑکی کی باہوں میں کیوں جھولوں گا؟ تمہارا دماغ تو ٹھکانے پہ ہے؟ تمہارا دماغ تو ٹھکانے پر نہیں ہے۔ انس کھول کر رہ گیا۔ آپ نہیں مان رہے تو میں آپ کو ابھی ثبوت بھیجتی ہوں، واٹس ایپ دیکھیں ذرا، اچھا بھیجو۔ تصویر دیکھتے ہی انس کا پارا چڑھ گیا۔ رانی یہ فوٹو شاپ کی گئی تصویر ہے، یہ دھوکہ، یہ فراڈ ہے، کسی دشمن نے فوٹو شاپ کر کے تمہیں بھجوائی ہے۔ پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ اس کے پاس تمہارا نمبر کیسے آیا؟
जिस नंबर से तस्वीर आई है वो नंबर फौरन भेजो, मैं इसका डेटा निकलवाता हूँ। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। या तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं क्या? एतबार है, मगर ये तस्वीर देखकर एक सच्ची मोहब्बत करने वाली बीवी कैसे बर्दाश्त कर सकती है? रानी, तुम्हें पता है मैं जिस शोबे से मुंसलिक हूँ, यहाँ पर दुश्मनों की कोई कमी नहीं है। अब रोना बंद करो। क्यों हमारे नए आने वाले मेहमान को कमजोरियां सौंपने पर तुली हो? मुझे नहीं पता। आप घर वापस आ रहे हैं, फिर आमने सामने बैठकर बात होगी। रानी किसी सूरत मानने के लिए तैयार नहीं थी। देखो रानी, मुझे घर से लौटे सिर्फ चंद दिन ही गुजरे हैं, मैं अभी नहीं आ सकता। ये सरकारी इदारा है, मेरे बाबा का कारोबार नहीं है जिसे मैं किसी और के हवाले करके फौरन घर लौट आऊं। मुझे नहीं पता। आप ये नौकरी छोड़कर अपने बाबा चचा कारोबार संभाल लें बस। चलो, और नहीं सुन लो। रानी, मैंने कुटन तरीन तरबीती मराहिल तय इसलिए किए थे कि बीवी के कहने पर पुलिस छोड़कर कपड़े का छोटा सा कारोबार संभालूंगा। होश में आओ। नंबर भेजो। अंश अपनी सफाइयां दे देकर जिच हो चुका था। भेज रही हूँ। और हाँ, मैं आपसे नाराज हूँ। मैं भी नाराज हूँ, अंश ने जवाबी कार्रवाई में फौरन वाजिया कर दिया। ठीक है, नाराज हैं तो नाराज ही रहें, और जिसकी बाहों में झूल रहे थे इसे अपनी दुल्हन बना लें। ठीक है, बना लूंगा। चाहे फिर बनाए दुल्हन। मेरे साथ बातें क्यों कर रहे हैं? रानी ने दोबारा भां रोना शुरू कर दिया। रानी, तुम हकीकतन बहुत ढीठ हो। अंश आ भी बहुत ढीठ है। रोना बंद करो, नंबर भेजो, वरना वरना क्या? अब बोल भी दें। रानी गम से तिल मिलाई। वरना मैं चची को फोन करके तुम्हारी शिकायत लगाऊंगा। लगाए शिकायत। वो रोना भूलकर दो टोक बोली। मैं भी खाला और ताया जान को बताऊंगी। कि क्या बताऊंगी? यही, क्या आप इधर इस्लामाबाद में लड़कियों के साथ गुलछड़े उड़ाते हैं? रानी, मुझे घर लौटने दो, फिर मैं तुम्हें गुलछड़ों का मतलब बखूबी समझाऊंगा। अभी शराफत से नंबर भेजो। उसने दांत पीसे। भेज रही हूँ, इसने रूठे लहजे में बोला। अंश, अपना ख्याल रखना। दिल के हाथों मजबूर रानी की जुबान फिसली। तुम भी अपना ख्याल रखना। खाना वक्त पर खाना, और ये रोना धोना शको शुबा वाली हरकत आइंदा की तो फिर मैं तुम्हारा हशर बिगाड़ दूंगा। हशर बिगाड़ने की जुरत तो करे। जरा खाला जान ने आपको घर में घुसने नहीं देना। मत भूले कि मैं इनकी भांजी बहू हूँ। अंश मुस्कुराकर रह गया। अच्छा, दिल की भड़ास निकाल ली है, अब जाओ आराम से सो जाओ, मुझे कुछ काम से निपटना है। अंश जी फरमाए, आप वो याद आ रहे हैं? वो गमगीन लहजे में बोली। और ये जो गुज़श्ता आधे घंटे से झगड़ रही थी, वो याद आने की सौगात थी क्या? अंश, आपको पता है मैं आपके मामले में बहुत हसास हूँ। रानी, अगर तुम मेरे मामले में हसास हो तो खुदारा मेरे बच्चे के मामले में भी हो जाओ, और रोना धोना तर्क कर दो। मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है कि मैं बदकिरदार लड़कियों की बाहों में झूलूंगा। मुझे पता है अंश आप ऐसे नहीं है। तो फिर मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं कर रही थी? वो खिलखिलाकर हंसने लगी। अंश, मैंने लंदन में जो ग्राफिक डिजाइनिंग सीखी थी, सोचा क्यों ना पहले आप पर तजर्बा किया जाए। तौबा तौबा, कुछ तो फिक्र करो रानी। ये किस आवारा को उठाकर मेरे साथ चिपचिपा कर रही हो? आप ही तो कहते रहते हैं पहले पाली रानी बहुत याद आती है, तो सोचा क्यों ना अच्छी तरह से इसे यादगार बनाया जाए। अस्तगफिरुल्लाह। रानी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। किसने कहा है छोड़े? बस अब माफ कर दें। बस छोटा सा मजाक किया था। और ये जो भां रो रही थी, वो तो आपको जांच रही थी कि आप कैसा रद्द अमल जाहिर करते हैं। रानी, सुधर जाओ, खुदारा आप बच्चे की माँ बनने वाली हो। अंश, यकीन माने मैं बहुत सुधरी हुई हूँ, बस आप बहुत याद आते हैं। बस फिर फैसला हो गया, मैं 2 हफ्ते बाद तुम्हें अपने साथ यहाँ ला रहा हूँ। तुम मेरे साथ यहाँ रहोगी? पर अंश, खाला अकेली हो जाएंगी। आप कोशिश करें कि आपका तबादला करीबी थाने में हो जाए, तो फिर सब ठीक हो जाएगा। ए, सो गई हो? हादिया फारिस ने इसे झंझोड़कर उठाना चाहा, मगर वो गहरी नींद सो चुकी थी। अजीब लड़की है, बातें करते करते सो गई है। यार, अब फिर बात अधूरी रह जाएगी। हादिया उठ जाओ, वो उसके बाल में उंगलियां चलाते हुए इसे पुकार रहा था। हादिया, वो हल्का सा कसमाई। ये क्या बात हुई भला? तुम बातें करते करते सो गई हो? फारिस, मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है, मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं। तुम अपनी दवाएं वक्त पर ले रही हो ना? जी। वो दोबारा आंखें मूंदने लगी। अच्छा, अब मेरा बाजू नहीं बल्कि तकिए पर लेटो, मैं तुम्हारे लिए जूस लाता हूँ। नहीं, आप कहीं नहीं जाएं, मुझे डर लग रहा है। नादिया ने इसकी कसरती वजूद को अपने नातवा हाथों से जकड़ लिया। हादिया, जूस कमरे में मेज पर पड़ा है, मैं कुछ सरद पार तो नहीं जा रहा? इसने बिना जवाब दिए हाथ हटा लिया। वो जूस लेकर पलटा तो दोबारा खरूदगी में जा चुकी थी। हादिया, ये जूस पियो, शाबाश। फारिस ने सहारा देकर इसे बिठाकर जूस थमाया। मुझे ये जूस 3 सांस के वक्फे में ख़त्म नजर आना चाहिए। कोशिश करती हूँ, तुम कमज़ोर लहजे में बोली। मैं इधर ही हूँ, फ़ौरन से पी लो। फारिस इसके निहायत खूबसूरत मगर सताए चेहरे को देखकर करब से दो चार था। यही चाहा इसके सारे गमों का मदावा कर डाले। वो सोचों में गुम बैठा था कि जेब में बड़ा फ़ोन थरथराया। सलाम दुआ के बाद पूरे जोश के साथ गोया हुआ। मेरे शहजादे, सुना, अच्छी खबर है या बुरी? बाकी आप कल नेक्स्ट एपिसोड में सुनेंगे।